टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। बहुत जरूरी है कि ये समझना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं और टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड का। सिविल केसेस में इसकी बहुत अति आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात समझिए, जब कोई व्यक्ति मुकदमा डालता है तो कोई विशेष ही परिस्थितियां होती हैं, अदरवाइज कोई व्यक्ति मुकदमा डालना नहीं चाहता। और न्यायालय की जिम्मेदारी ये होती है कि न्यायालय ये देखे कि कहीं कोई मुकदमा डालने वाला मिसयूज ऑफ लॉ तो नहीं कर रहा है। तो इन दोनों स्थिति में जैसी वाद डाला जाता है तो वाद के साथ एक सेक्शन 39 की, ऑर्डर 39 की एक एप्लीकेशन भी लगाई जाती है फॉर ग्रांटिंग टेम्पररी इंजंक्शन। और वाद के दौरान में कभी कभी इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी होते हैं। तो आइए आज समझते हैं आदेश 39 क्या है। आदेश 39 किस लिए? आपको जरा सा समझा दें। इंजंक्शन सिविल प्रोसीजर कोड और सिविल वादों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये दो सीपीसी के प्रोविजंस हैं इसके लिए, और एक जो है इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में भी इसमें ग्रांट होता है। तो यहां हम जो बात करेंगे वो टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करेंगे। सीपीसी के तहत टेम्परेरी इंजंक्शन ही का हवाला देता है सेक्शन ऑर्डर 39। तो आइए ऑर्डर 39 को हम जरा समझने की कोशिश करें। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करता है। देखिए, सबसे पहले तो बात समझिए कि सबसे पहले तो आप एक वाद लगाएंगे। वाद के साथ में जो डॉक्यूमेंट आपके हैं प्रॉपर्टी के वो लगाएंगे, उसके साथ एक एफिडेविट लगाएंगे और इंजंक्शन की एक एप्लीकेशन लगाएंगे जिसके अंदर किस कारण से आपको इंजंक्शन चाहिए, वो सारी की सारी परिस्थितियां क्या जरूरी है, अच्छा क्या क्या परिस्थिति होती है, ये मैं सब अब बताने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहले ऑर्डर 39 का नियम 1 वो ये क्या कहता है, जरा सुने। वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है, ऐसे में विद एफिडेविट और विदाउट एफिडेविट भी ऐसी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। न्यायालय के लिए पार्टीज का यह समाधान करना जरूरी होता है। नंबर 1 कंडीशन, संपत्ति का दुरुपयोग हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी या उसे बेच दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन यदि हो लगता है तो इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। दूसरी, प्रतिवादी लेनदारों को कपट द्वारा वांछित करेगा, संपत्ति हटा देगा या व्यनित कर देगा, या ऐसी धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है कि वो संपत्ति को डिस्ट्रॉयड कर देगा अपनी, जो जिससे हम पैसा रिकवरी कर सकते हैं। प्रतिवादी विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, अर्थात प्रतिवादी जिस चीज पे हम काबिज हैं, मकान है, दुकान है, संपत्ति है, उसमें कब्जा करने का उद्देश्य रखता है। तो ऐसी 3 परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति न्यायालय से गुहार लगा सकता है, प्रार्थना कर सकता है कि उसके पक्ष में एक इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया। इस सब को रोकने का आदेश दे सकता है न्यायालय, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इंजंक्शन की एप्लीकेशन में। तब तक के लिए जब तक वाद का निपटारा ना हो जाए, या ऐसा आदेश जो उचित समझे न्यायालय दे सकता है। तो 39 इस बारे में वो अवस्थाएं बताता है कि कब आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और क्या कंडीशंस उसकी होंगी। तो आपको ये देखना होगा आपके मुकदमे के मुताबिक कौन सी कंडीशंस में आपका मुकदमा फॉल करता है। अब बातें करते हैं, ये तो रही वैसी स्थिति जो पैसे वगैरह और संपत्ति वगैरह से रिलेटेड थी। एक होता है कभी कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेर में ना हो, कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान ना हो, ऐसे में भी न्यायालय से कोई पार्टी ये प्रार्थना कर सकती है। तो वो 39(2) में ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच किसी प्रकार की अन्य क्षति रोकने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को किसी प्रकार की अन्य क्षति से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए आवेदन
ऐसे आवेदन पर आदेश किया जा सकता है। एट एनी टाइम, वाद प्रारंभ करने पर, जब मुकदमा डाला है तब, या जजमेंट से पहले किसी भी स्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय इस तरीके का आदेश इंजंक्शन का दे सकता है। न्यायालय इनमें यह भी कर सकता है कि पार्टीज को बुला के, प्रतिवादी को बुला के उससे सियोरिटी भी मांग सकता है कि नहीं भाई देख, तू ऐसा प्रॉपर्टी को खुद बोल्ड करेगा, नुकसान करेगा, तो तू गारंटी दे के नहीं करेगा। तो ऐसे वो जमानती भी मांग सकता है न्यायालय, इसके नियम उपनियम 2 में, 39(2) के 2 में। अब बात करते हैं 39(2) कह। यहां पर न्यायालय अगर ऐसा लगता है, कुर्की के भी आदेश कर सकता है, अगर वो नहीं मानता तो उसके अरेस्ट के भी आदेश किए जा सकते हैं प्रतिवादी के। अवज्ञा होने पर ऑर्डर, यदि ऑर्डर डेलिबरेटरी, अगर वो कोई आदमी अवज्ञा करता है अगर ऑर्डर के बाद में भी, तो उसकी कुर्की का भी आदेश दिया जा सकता है और अरेस्ट का भी आदेश हो सकता है, और 3 मास तक सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है ऐसा व्यक्ति। 2 कह। अब बात करते हैं 39(3) की। सबसे पहला नियम तो यह है कि इंजंक्शन जब भी दिया जाएगा दोनों पार्टीज को सुन के दिया जाएगा। इंजंक्शन दोनों के पार्टीज को सुन के, लेकिन यदि कहीं आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरी पार्टी में सर्विस ही नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय विचार करके इंजंक्शन को बिना दूसरी पार्टी को सुने दे सकता है। लेकिन जैसी पक्षकार हाजिर हो जाएगा तो उसको सुना जरूर जाएगा कि क्यों ना इसको वैकेट कर दिया जाए, अर्थात वो उस पर सुनेगा जरूर उनको फिर भी। अर्थात 39(3) में जब खतरा बिल्कुल सिर पर हो तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय विदाउट पार्टीज दे सकता है, अदरवाइज पार्टी को सुनने का प्रोविजन है। अर्थात दोनों पार्टी को सुनना जरूरी है, लेकिन मौके और परिस्थिति और समय को देखकर। 39(4) यदि प्रतिवादी आता है और एप्लीकेशन देता है कि सब बिल्कुल झूठे आधारों पर ये आपसे स्टे लिया है इसने, तो न्यायालय उसे सुनेगा और उस स्टे को जो दिया है उसे वैकेट भी कर सकता है और उसमें कोई परिवर्तन भी कर सकता है या बदलाव कर सकता है। लेकिन प्रतिवादी को भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो दूसरी पार्टी झूठ बोल रही है। 39(5) यदि कोई इस तरीके का इंजंक्शन दिया गया है और वो निगम के खिलाफ दिया गया है, तो ये नहीं है कि निगम के खिलाफ ही होगा, क्योंकि निगम अपने आप में तो एक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है, तो उसके जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी उस आदेश को, व्यादेश को मानने के लिए बाध्य है, अर्थात उसके अधिकारियों पर भी लागू होता है वो। 39(6) जिस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है वह यदि ऐसी है कि वो डिस्ट्रॉयड हो सकती है, या कहते हैं स्पीडी डिकेएबल है, अर्थात 6 सील है, तो उसको बिक्री का आदेश भी दिया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये आदेश वादकालीन आदेश कहलाते हैं। ऐसे आदेश वादकालीन आदेश कहलाते हैं। एक वादकालीन आदेश और बता देते हैं, अभी आपको बता देंगे। 39(7) न्यायालय ऐसे आदेश देते वक्त वाद की विषय वस्तु को डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का भी आदेश दे सकता है। डिटेंशन, प्रिवेंशन एंड इंस्पेक्शन, इन सब के लिए निम्न आदेश कर सकता है। अर्थात वाद की विषय वस्तु के डिटेंशन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा कि जाओ और चेक करके आओ, बताओ क्या हाल है मामले का।
उपरोक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों से नमूने वगैरह भी लेने की पावर 39(7) के अंदर दी जाती है। अगर किसी चीज के नमूने की अगर कोई बात आती है या उसके परीक्षण या साक्ष्य है, कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन की आवश्यकता है, ऐसे आदेश भी 39(7) में न्यायालय दे सकता है। 39(8) ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात किया जाएगा। ये जो नियम 6 और 7 मैंने बताए हैं अभी, ऐसे ऑर्डर जो पास किए जाएंगे वो दोनों पार्टीज को सुन के किए जाएंगे। तो ये तो आप बात मान के चलें कि दोनों पार्टीज को सुनना ऐसे नियमों को पारित करने पे बहुत जरूरी होता है। ये कभी भी एक तरफा नहीं दिए जाते। अगर एक तरफा दिए जाते हैं तो दूसरे पार्टी को तुरंत बुलाकर उससे सुनवाई की जाती है, क्योंकि मैटर सीरियस होता है। क्योंकि किसी के स्टे होने से मामले में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है और दोनों पार्टी चाहती हैं, वादी चाहता है स्टे मिले, प्रतिवादी चाहता है स्टे ना मिले। और धोखे का खेल भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा धोखा नहीं होता, होता सब है। अतः दोनों पक्षकारों को सुनना एक नियम है, विधि है। यदि मामला ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो रेवेन्यू देती है, तो उस पर न्यायालय तुरंत कब्जे की व्यवस्था कराएगा। जिसका भी जेन्युइन कब्जा होगा 39(9) में उसका कब्जा कराया जाएगा, जिसका जेन्युइन है। धारा आदेश 39 नियम 10 में न्यायालय पैसा जमा करने का भी कोई आदेश दे सकता है। अब सबसे पहले मैं यहां ये बताना जरूर समझ दूं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। नंबर 1 टेम्परेरी इंजंक्शन, परपीचुअल इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। हिंदी में बताता हूं, अस्थाई, स्थाई, निषेधात्मक एंड आज्ञापक। लेकिन सीपीसी के तहत केवल टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रावधानों के तहत परपीचुअल इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी इंजंक्शन भी जारी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई वाद है, प्रोविजन तो सीपीसी के लागू होंगे, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1965 के तहत जो है, ऐसे जो बाकी वाले हैं इधर सीपीसी के तहत तो टेम्परेरी इंजंक्शन ही प्रॉपर्टी के विवादों से संबंधित में दिए जाते हैं। एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट 3221 पेज पे कहती है, टेम्परेरी इंजंक्शन ट्रायल कोर्ट की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। टेम्परेरी इंजंक्शन ट्रायल कोर्ट की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। सामान्यतः अपीलीय न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है और सीरियस इश्यू होता है। ऐसे में बहुत ही इर्रेपेबल लॉस, अपूरणीय क्षति होने का खतरा रहता है। ऐसे में न्यायालय बहुत सोच समझ के स्टे देते हैं और अपीलेट कोर्ट भी उसमें आसानी से इंटरफेयर नहीं करती। उच्चतम न्यायालय 2012 में कहता है, टेम्परेरी इंजंक्शन मुकदमे का भाग्य विधाता होता है। यह बहुत सावधानी से जारी किया जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो सके। सुन ले, एक बात काम आ सकती है। एक विद्वान हुए हल्सबेरी। व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्रवाई है जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई विशिष्ट कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है। स्टे क्या है? स्टे नहीं कह सकते, इंजंक्शन। इसमें यह कहा जाता है किसी व्यक्ति से कि भाई ये कार्य कर ले या इस कार्य को मत कर। ऐसी डायरेक्शन इशू करी जाती है।
या तो किसी कार्य को करने की या किसी कार्य को ना करने की, अर्थात या तो कार्य करें या कार्य करने से विरत रहें, ऐसी आज्ञाएं इसमें दी जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जब तक मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, अस्थायी आदेश में क्या क्या आदेश हो सकते हैं? तो स्टेटस को, नॉट इंटरफेयरिंग इन द राइट ऑफ अदर्स, नो कंस्ट्रक्शन। सबसे स्टेटस को मतलब वही है कि जैसी स्थिति है वैसी रखो, कोई कार्य करना या विशेष ना करना, किसी के बाद दूसरे के अधिकारों में इंटरफेयर न करो, हस्तक्षेप करने से रोकना। ये जो है अधिकतर मैंने जो देखा है वो स्टेटस को देते हैं, और ये कि भाई कोई इसमें इंटरफेयर ना करे, इसके दूसरे के कब्जा ना करे दूसरा। अब क्वेश्चन आता है कि स्थायी व्यादेश कब जारी किया जाता है? वादग्रस्त संपत्ति के नष्ट होने का खतरा है, नुकसान या ट्रांसफर होने का खतरा है, जैसे मैंने आदेश 39(1) में बताया आपको। ऋणदाताओं को धोखा देने का खतरा है कि वह पैसे लेके भाग जाएगा, प्रॉपर्टी को डिस्पर्स कर देगा। किसी को बेकब्जा करने का खतरा है, किसी को कब्जा में निकाल के खुद बैठ जाएगा जाकर। स्थायी व्यादेश जारी करने के सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा सुने। पक्षकारों के बीच विवाद है, वादी उसमें सफल हो सकता है। न्यायालय को कब देना चाहिए टेम्परेरी इंजंक्शन? जब लगता है कि वादी की सफलता के चांसेस है या प्राइमा फेसाई केस दिखता है, तो ऐसी परिस्थिति में इंजंक्शन दे देना चाहिए, लेकिन विचार करके। जांच के लिए सारवान प्रश्न मौजूद है, जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता यथा स्थिति जरूरी है। प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण या भविष्य में अतिक्रमण की संभावना है, उसी समय या भविष्य में अतिक्रमण की संभावना है। यदि प्रतिवादी को रोका न गया, अपार या गंभीर क्षति होने की संभावना है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। व्यादेशों के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, और बैलेंस ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलते हैं, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में। और ये जो डिमांड है इंजंक्शन जारी करने की, वो प्रारंभ में ही की गई है। देखिए, जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होता है, ध्यान रखना है, शुरू में की नहीं जानी चाहिए। इसके लिए एक ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है। कोई भी कोर्ट जारी करने से पहले 3 चीजों को देखेगी, जैसे सुने। देयर इज ए प्राइमा फेसाई केस, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति। ये 3 शब्द आप भी याद रखें। प्रथम दृष्टा मामला, अर्थात प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन। सुविधा का संतुलन, अर्थात स्टे देने में न्याय किसके पक्ष में जाता है, और अगर नहीं दिया गया स्टे, तो सॉरी स्टे नहीं इंजंक्शन, तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अभी मैं आपको स्टे और इंजंक्शन के बीच में अंतर भी बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए, ये जो पावर्स हैं 39 की, ये पावर न्यायालय को सेक्शन 151 में भी प्राप्त है। न्यायालय न्याय हित में अपनी व्यादेश की शक्ति का प्रयोग धारा 151 में भी कर सकता है। 151 की धारा भी सिविल कोड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें न्यायालय को बहुत सारी अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है।
तो आप चलिए निकाल ही लेते हैं 151। अभी तो टाइम है हमारे पास, बहुत है, 20 है, 10 मिनट है अभी। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेशन कोर्ट में ये पावर जो है हाई कोर्ट को दी हुई है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को ये वाली जो पावर है ये केवल हाई कोर्ट में दी गई है, सिविल क्रिमिनल कोर्ट को पावर ही नहीं है। नथिंग इन दिस केस, इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such order as may be necessary for the end of justice or to prevent abuse of the process of the court। इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों को देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। तो सिविल प्रोसीजर कोड 151 की पावर इनफाइनाइट पावर्स है, जिनका सिविल कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, इसमें भी दे सकती है। अब बात करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन जो है सूट प्रॉपर्टी के विषय में दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि सूट प्रॉपर्टी के बराबर में कोई संपत्ति है तो उसके विषय में दे दिया जाए। नंबर एक बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल कोर्ट निषेधाज्ञा के माध्यम से यह आदेश दे सकता है कि व्यापार में अमुक नाम का उपयोग ना करें, किसी नाम का, ट्रेडमार्क का यूज कोई पार्टी ना करे। सिविल कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है। AIR 1986 दिल्ली पेज 181 में ऐसा कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इंजंक्शन को भंग करता है, अरेस्ट किया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, और उसकी जो कोई उन्हें श्योरिटी वगैरह दी है तो उसे कुड़क किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को। AIR 1993 में केरला सेक्शन 62 टेम्परेरी इंजंक्शन को लगाने के लिए न्यायालय पुलिस की सहायता या पुलिस कार्रवाई का भी आदेश दे सकता है। पुलिस की कार्रवाई के लिए थाने को भी आज्ञा दी जा सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन को एक्ट अपॉन कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए। अगर आपने गलत आधारों पर झूठे एफिडेविट दाखिल करके कोई टेम्परेरी इंजंक्शन ले लिया है तो सेक्शन 95 में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चार मिनट है, टॉपिक बहुत लंबा था। दो बातें मैं यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन तो हो ही गया, आपका बता ही दिया खींचा खाची करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरलोकेटरी ऑर्डर? इंटरलोकेटरी ऑर्डर जब कोई भी आदेश जो वाद के दौरान किए जाते हैं, अर्थात जो निर्णय नहीं है, अर्थात राइट का फाइनल डिसीजन नहीं करते, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहलाते हैं। ये बहुत पहचानने की जरूरत है।
क्रिमिनल कोड के मामले में आपको एक खास बता देता हूं, क्रिमिनल कोड के मामले में इंटरलोकेटरी ऑर्डर का रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं होता है, लेकिन सिविल में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब वादकालीन आदेश, जो कि जजमेंट नहीं है। पढ़ देता हूं, यदि किसी वाद के दौरान किया जाने वाला आदेश जो अंतिम आदेश नहीं है, वही है जो मैंने बताया, ऐसा आदेश वादकालीन आदेश कहलाता है। आदेश 39 के नियम 6 व 7 में पारित कोई आदेश या कोई अन्य आदेश वादकालीन आदेश कहला सकता है। अब आप समझिए स्टे और इंजंक्शन में क्या होता है। इंजंक्शन तो न्यायालय एक प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ देता है इंजंक्शन, और स्टे जब भी होता है वो न्यायालय के ऑर्डर को रुकवाने के लिए होता है। लेकिन आदमी जनरल भाषा में मैं स्टे ले रखा, आपने स्टे नहीं। इंजंक्शन एंड स्टे आर टू डिफरेंट थिंग। इंजंक्शन जब भी होगा न्यायालय जारी करता है उसे, और किसे, सामान्य जन के लिए इंप्लीमेंट कराया जाता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ इंजंक्शन दिया जाता है या किसी संस्था के खिलाफ। लेकिन स्टे जब भी दिया जाएगा न्यायिक ऑर्डर को रोकने के लिए दिया जाएगा, सरकारी आदेश को रोकने के लिए दिया जाएगा स्टे। किसी न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए स्टे दिया जाता है, यह न्यायालय को संबोधित होता है। इंजंक्शन तुरंत प्रभावी होता है, इंजंक्शन जैसे स्टे हुआ तुरंत प्रभावी हो जाएगा। लेकिन स्टे तब प्रभावी होता है जब उस न्यायालय को उसकी कॉपी प्राप्त हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक था, मुझे आशा नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सिविल केसेस में इंजंक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और इसकी एक स्पेशल एप्लीकेशन ऑर्डर 39 में लगाई जाती है। वाद के प्रारंभ में ही लगानी चाहिए यदि ऐसे आधार आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि इस लेक्चर में हमारे द्वारा बताया गया। मैं समझता हूं सीपीसी धीरे धीरे समझ में आएगी। ये पहली एक ऐसी वो है सीपीसी किताब जिसमें मेरे लेक्चर जो हैं 30 या 32 से ऊपर कूदेंगे। अब ये देखिए, ये ही जो है 31वां था, और अभी कम से कम 10 लेक्चर और बनेंगे इस पर। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। कोशिश तो बहुत है भाई कि आपको सीपीसी समझाने की कोशिश की जाए, और मर्जी आपकी, कितना समझते हैं आप।